बहुत स्वागत है आपका इंडिया हेड में और मैं हूं आपके साथ नवजीत कौर। घड़ी में बज चुके हैं 4 और अब रुक करेंगे 4 बड़ी खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र में भाजपा ने 99 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया है। बीजेपी ने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को नागपुर दक्षिण पश्चिम और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले को कामठी विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। पूर्व सीएम अशोक चौहान की बेटी श्री जया अशोक चौहान को भोकर से टिकट दिया गया है। अशोक चौहान भी इस सीट का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। तो बड़ी खबर, 99 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। महाराष्ट्र से भाजपा ने किया है ऐलान। उप मुख्यमंत्री फडणवीस नागपुर दक्षिण से चुनावी मैदान में। उप मुख्यमंत्री फडणवीस नागपुर दक्षिण से लड़ेंगे चुनाव। महाराष्ट्र में भाजपा ने किया है ऐलान। श्री जया अशोक चौहान को भोकर से मिला है टिकट। प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले को कामठी से टिकट दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 99 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है भाजपा ने। महाराष्ट्र में अगर उम्मीदवारों की बात कर ली जाए तो आपको बता दें कि 99 सीटों पर उम्मीदवारों का यह ऐलान किया है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को नागपुर दक्षिण पश्चिम और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले को कामठी विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। चलिए अब बढ़ता है खबरों की ओर। दिल्ली में रोहिणी सेक्टर 14 के प्रशांत विहार इलाके में रविवार सुबह करीब 7:30 बजे सीआरपीएफ स्कूल के पास धमाका हुआ है। वहीं पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि इस घटना में कई लोग, किसी के भी हताहत होने की कोई खबर नहीं है। सीआरपीएफ स्कूल की दीवार, आसपास की दुकानें और कुछ कारों को नुकसान पहुंचा है। पुलिस ने बताया है कि विस्फोट के बाद का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है जिसमें घना धुआं दिखाई दे रहा है। जांच के लिए बम निरोधक दस्ता, फॉरेंसिक टीम, क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल के साथ साथ फायर ब्रिगेड के अधिकारी मौके पर पहुंचे। वहीं आपको बता दें कि फेस्टिवल सीजन के बीच दिल्ली में इस धमाके को लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने चिंता जताई है। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी टीम की माने तो सूत्रों के मुताबिक शुरुआती जांच रिपोर्ट में विस्फोट में इस्तेमाल की गई सामग्री क्रूड बम जैसी है, लेकिन पूरी रिपोर्ट मिलने के बाद ही आधिकारिक जानकारी मिल पाएगी, ऐसा कहना है। आज एक स्कूल के बाहर एक छोटा बम ब्लास्ट हो गया। ये क्या हो रहा है दिल्ली में? इसका सिर्फ एक कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार सिर्फ दिल्ली की चुनी हुई सरकार के काम रोकने में, अरविंद केजरीवाल जी के काम रोकने में, अरविंद केजरीवाल को परेशान करने में लगी हुई है और अपना एक भी काम नहीं कर रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार से दिल्ली वालों की तरफ से अपील करना चाहूंगी कि आप दिल्ली वालों के साथ राजनीति करना छोड़ दीजिए।
जो चुनी हुई सरकार के काम है वो आप हम पे छोड़ दीजिए, उसमें आप दखल मत दीजिए। हम वो काम, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, बिजली हो, पानी हो, सड़कें हैं, हम सब कुछ करके दिखाएंगे। अरविंद केजरीवाल जी के जेल से बाहर आने के बाद लगातार पूरी स्पीड से दिल्ली में काम हो रहे हैं, लेकिन जो काम आपकी जिम्मेदारी है, जो सेफ्टी और सिक्योरिटी आपको देनी है। आज सुबह प्रशांत विहार पुलिस स्टेशन जो रोहिणी डिस्ट्रिक्ट में है, उनको सूचना मिली थी कि सीआरपीएफ स्कूल के पास धमाके की आवाज आई है। तुरंत पुलिस टीम्स मौके पे पहुंची तो देखा कि कुछ वहां दुर्गंध भी थी और स्कूल के प्रेमाइसेस में भी और आसपास के कुछ दुकानों में भी शीशे टूटे हुए थे। किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट नहीं आई है। पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स स्पॉट पे तुरंत पहुंच गए थे। क्राइम टीम, फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट्स, स्पेशल सेल, सभी लोग इन्वॉल्व हैं, सभी मौके पे हैं। इस बारे में इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, धमाके के कारणों की जांच और कैसे ये हुआ, इस विषय में जैसे ही कोई अपडेट होगा आप लोगों को सूचित किया जाएगा। तो स्पेशल सेल और एफएसएल टीम भी वहाँ पे है, किस तरीके से? एफएसएल का कहना है कि क्रूड बॉम्ब लग सकता है। अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी कोई कंक्लूसिव स्टेटमेंट देना ठीक नहीं होगा, क्योंकि अभी जांच जारी है। जैसा मैंने पहले कहा, जैसे ही कोई फर्दर अपडेट होगा आपको सूचित किया जाएगा। टेरर एंगल भी नहीं कह सकते हैं अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। जब तक जांच जारी है तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। दिल्ली में रोहिणी सेक्टर 14 के प्रशांत विहार इलाके में रविवार सुबह करीब 7:30 बजे सीआरपीएफ स्कूल के पास ये धमाका हुआ है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ है। सीआरपीएफ स्कूल की दीवार, आसपास की दुकानें और कुछ कारों को नुकसान पहुंचा है। पुलिस ने बताया कि विस्फोट के बाद का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है। इसी खबर पर हमारे साथ अकील सिद्दीकी चैनल हेड जुड़ चुके हैं। अकील जी, आपका रुख करेंगे और आपसे जानेंगे क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। और देखिए, अभी इसकी जांच चल रही है। हालांकि सभी जो सुरक्षा एजेंसीज हैं वो सतर्क हो गई थी, सभी अपनी अपनी जांच कर रही है। किस पहलू पे जांच करेगी, कैसे धमाका हुआ, क्यों हुआ, कहां से आया था, सारे सीसीटीवी फुटेज जो वो खंगाले जा रहे हैं। जो आसपास के एरिया ऑटो स्टैंड थे उनको खंगाले जा रहे हैं। निश्चित तौर पे एक एक पहलू पर देखा जाए तो जांच की जा रही है। हालांकि अभी बहुत ही स्पष्ट रूप से कह पाना मुश्किल है, क्योंकि अभी जो सुरक्षा एजेंसीज हैं, अधिकारी हैं, वो अभी कोई ऑफिशियली बयान नहीं जारी किया है उन्होंने कि कहां से ये हुआ। हालांकि ये जरूर जानकारी दी गई है कि जो मेल्स आए थे, जो धमकाने के जो मेल आए हैं, वो आईपी एड्रेस जो है वो बाहर कंट्री के दिखा रहे हैं, जिस तरह मेल गिरे हैं। और आसपास के एयरपोर्ट को उड़ाने की और कितने जो एयरलाइंस है उनको उड़ाने की धमकी दी गई है। हालांकि उस पर सुरक्षा एजेंसी काम कर रही है, आईबी काम कर रही है। इसके अलावा उन लोगों पे भी निगरानी रखी जो पहले के लोगों ने धमकियां दी थी, जिसपे कार्रवाई हुई थी, उनसे भी साक्ष्य इकट्ठा किए जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह धमकियां सामने आई हैं दिल्ली में, उस पर कहीं ना कहीं अफरा तफरी मच गई। जिस तरह स्कूल के बाहर बम ब्लास्ट हुए, जो बम हुए, फोड़े गए, उसमें कहीं ना कहीं दहशत का एक माहौल क्रिएट किया गया है। इस पर जो पुलिस जो एजेंसीज हैं, उसके साथ साथ जो पुलिसकर्मी है वो भी जांच कर रहे हैं, सुरक्षा एजेंसी से लाइव है, ये तमाम एक एक पहलुओं पे जांच कर रहे हैं। हालांकि जो अफरा तफरी मची वो एयरपोर्ट पे मची है कि जिस तरह धमकी आई है, एयरपोर्ट के जो यात्री थे उनमें कहीं ना कहीं एक दहशत का माहौल हो गया। हालांकि उनको बहुत समझाया गया, चीजों को मैनेज किया गया, क्योंकि जब एक चीज होती है, जब दहशत फैलती है तो उससे कंट्रोल कर पाना मुश्किल होता है। लेकिन ये अच्छी बात रही कि एयरपोर्ट मैनेजमेंट ने इस चीजों को बहुत ही बारीकी से समझा और बहुत ही सूझबूझ से कहीं ना कहीं इसको कंट्रोल किया। हालांकि अभी कोई ऐसी घटना जो धमकी आई थी उस पर जांच चल रही है, लेकिन कोई ऐसी घटना नहीं घटी है। ये एक अच्छी खबर रही है अभी तक की, और इसमें जो अलग अलग एजेंसीज हैं वो काम कर रही हैं। और मुझे लगता है कि देर शाम तक होते होते इसमें कुछ एक तस्वीर साफ जरूर होगी कि आईपी एड्रेस जो बाहर कंट्री की दिखा रही है, लेकिन ये एजेंसीज ये मान रही है कि ये इंडिया से ही किया गया है, लेकिन आईपी एड्रेस चेंज कर दिया गया है। तो उसको लेकर जो सोशल जो नेटवर्क है उसको भी खंगाला जा रहा है, आईपी एड्रेस खंगाला जा रहा है। आईटी की जो सेल्स टीम है वो भी लगाई गई है इसमें, और बारीकी से जांच करते हुए जो सुरक्षाकर्मी है वो जांच करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल अकील जी, जिस तरीके से आपने बताया कि शाम तक जो है तस्वीरें भी सामने आ सकती है, वहीं देखा जा रहा है कि अब इसको लेकर सियासत भी कहीं ना कहीं होती हुई नजर आ रही है, राजनेताओं के बयान भी निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पे आगे जब ऐसी कोई बम ब्लास्ट जैसी घटनाएं होती है और स्कूल के बाहर हुई, देखिए स्कूल में कहीं ना कहीं पुलिस वहां पर सभी अभिभावकों के परिवार के बच्चे होते हैं। अगर कोई अंदर ये बम ब्लास्ट अगर अंदर हुआ होता या किसी बच्चे की जान जाती तो कहीं ना कहीं अभी और तूल पकड़ लेता। ये एक गनीमत रही है कि स्कूल के बाउंड्री के पास हुई है।
और इसे डिस्ट्रॉय भी कई बार मिले जो उसमें डिस्ट्रॉय भी किया गया है। हालांकि देखिए जब भी कोई ऐसी घटना होती है तो विपक्ष का एक काम जरूर होता है कि सरकार या सत्ता पक्ष को घेरना, पुलिस की कमियां गिनाना, लेकिन इसमें वाकई ये जरूर होता है जब विपक्ष भी इस बात को लेकर बैठा रहता है कि सुरक्षा में कैसे चूक हुई है, अभी किसी बच्चे की जान चली जाती है तो इसका जवाबदेह जरूर सरकार बनती है, जवाबदेह थाने जो आसपास पुलिसकर्मी है, पुलिस विभाग है वो बनती है। हालांकि इस बात को लेकर जो सत्ता पक्ष है, सरकार है, वो भी इस बात को लेकर बयान देती हुई नजर आ रही है कि इस पर एक एक पहलू पे जांच हो रही है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। पूरी कुंडली खंगाली जा रही है, पूर्व के भी लोग, आसपास के लोग, नेटवर्क में कौन बाहरी व्यक्ति आया है, किस चीज से आया, कई ऑटो के चालकों से पूछताछ चल रही है, ओला के जो ड्राइवर थे उनसे पूछताछ चल रही है। जिन लोगों को सीसीटीवी में फुटेज में देखा गया कि बाहरी आदमी कहां से आया, उस स्कूल की सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं, कौन इसमें शामिल था, किस वो बम वहां तक पहुंचा, कैसे वहां पर ये एक्शन हुआ है, इसको लेकर एक एक बारीकी से। हालांकि देखिए विपक्ष पूरी तरीके से सरकार को घेरती नजर आ रही है इस घटना को लेकर। जिस तरह घटना, क्योंकि एक घटना स्कूल के बाहर बम के धमाके की हो रही है, दूसरा कहीं ना कहीं एयरपोर्ट उड़ाने की धमकी हो रही है कि ये एयर इंडिया है, इंडिगो है, स्पाइस जेट है, तमाम एयरलाइंस को मेल आए हैं। तो ऐसे में विपक्ष का काम है, विपक्ष जरूर इस बात को लेकर उठाएगा कि सुरक्षा में कहीं ना कहीं चूक हो रही है। अब इसकी सफाई देना चाहे वो एयर इंडिया देखा जाए तो एयरपोर्ट प्रशासन की भी है और इसके साथ साथ पुलिस विभाग की है। पुलिस विभाग पूरी तरीके से इसमें काम कर रहे हैं। उसने देखिए अभी कोई ऑफिशियली बयान इस मामले भी नहीं उन्होंने बयान जारी किया है, हालांकि उनका ये कहना है कि हम अभी जांच कर रहे हैं और एक एक पहलू पे जांच होने के बाद तस्वीर साफ होगी और उसके बाद हम जरूर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ी अच्छी खबर ये रही कि स्कूल में किसी बच्चे की हताहत नहीं हुई है, कोई चोटिल नहीं हुआ है, कोई नुकसान नहीं हुआ है, ये एक अच्छी खबर है। और दूसरी तरफ पुलिस इस मामले में जांच करे। जांच से पहले कुछ भी कह पाना इस मामले में बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि अभी हमें और इंतजार करना होगा। जिस तरह दोनों मामलों में जांच चल रही है, जांच होने के बाद जब अधिकृत बयान आए, जो तस्वीर साफ हो, उसे बेहतर तरीके से रखा जाए तो मुझे लगता है वो बेहतर होगा। बिल्कुल, चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है खबर पर अपडेट देने के लिए। तो जिस तरीके से बताया जा रहा है कि दिल्ली में रोहिणी सेक्टर 14 के प्रशांत विहार इलाके में रविवार सुबह 7:30 बजे सीआरपीएफ स्कूल के पास ये धमाका हुआ है। पुलिस ने बताया है कि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ है। चलिए अब बात करेंगे दूसरी बड़ी खबर की, जो दिल्ली से है। आपको बता दें कि दिल्ली में रविवार सुबह लगातार तीसरे दिन यमुना नदी में जहरीला झाग देखने को मिला है। आपने एक स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा है कि भाजपा यूपी से यमुना में गंदा पानी छोड़ रही है, जिसके कारण दिल्ली में पानी में झाग बना हुआ है। वहीं एक तरफ दिल्ली में आप वॉर लेवल पर प्रदूषण से निपटने में लगी हुई है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा गंदी राजनीति कर रही है। इसके जवाब में ईस्ट दिल्ली से भाजपा सांसद हर्ष मल्होत्रा ने आप सरकार के 1000 करोड़ प्रदूषण के टैक्स के रूप में कलेक्ट किए थे, ऐसा कहा है। आतिशी को बताना चाहिए कि उस फंड का क्या हुआ, वही सवाल करते हुए नजर आ रहे हैं। जब यमुना का पानी दिल्ली में आता है तब इसका ऑक्सीजन लेवल 9 रहता है, और जब दिल्ली से निकलता है तब ऑक्सीजन लेवल 0 हो जाता है। दिल्ली में अलग अलग ड्रोनेज पॉइंट पर मौजूद ड्रोनेज प्लांट काम नहीं कर रहे हैं। देखिए, हम किसी पे आरोप नहीं लगाना चाहते, पर यह सच्चाई है कि हरियाणा अपना अनट्रीटेड एफ्लुएंट यमुना में डालता है। हम किसी पे आरोप नहीं लगाना चाहते, लेकिन यह सच्चाई है कि यूपी अपना अनट्रीटेड एफ्लुएंट इस समय यमुना में डालता है। वो जब छठ का सीजन आता है तो वो आगरा कनाल के गेट्स बंद कर देते हैं कि उनका सारा अनट्रीटेड वेस्ट यमुना जी में आए। लेकिन दिल्ली सरकार हमेशा सोल्यूशन ओरिएंटेड रही है। अरविंद केजरीवाल जी का हमेशा ये मोटो रहा है कि हमें समाधान ढूंढने हैं, और उसी समाधान के तहत हम फूड ग्रेड सिलिकॉन बेस्ड डीफोमर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो आज से दिल्ली जल बोर्ड एक प्रॉपर ड्राइव वहां पे चला रहा है। उस ड्राइव के तहत जो सारी फोम है वहां पे डीफोमिंग शुरू करी जाएगी। तो इसलिए देखिए, वो चाहे काम खराब करने की कोशिश करें, वो चाहे दिल्ली वालों को परेशान करने की कोशिश करें, लेकिन आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार हमेशा दिल्ली के लोगों के लिए कोई ना कोई समाधान जरूर निकाले।
चलिए अब बात करेंगे तीसरी बड़ी खबर की, जो जम्मू कश्मीर से है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने रविवार को श्रीनगर में विशाल अंतर्राष्ट्रीय मैराथन को हरी झंडी दिखाई है। उमर अब्दुल्ला और बॉलीवुड अभिनेता सुनील शेट्टी ने पोलो व्यू स्ट्रीट से पहली अंतर्राष्ट्रीय मैराथन दौड़ को हरी झंडी दिखाई है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कुछ समय तक एथलीटों के साथ दौड़ भी लगाई। इस दौरान उनके सुरक्षाकर्मी भी उनके साथ साथ दौड़े। विदेश अंतर्राष्ट्रीय एथलीटों सहित 2000 एथलीट शामिल हुए। और आपको बता दें कि अधिकारियों ने बताया है कि पहली बार कश्मीर में मेगा इंटरनेशनल मैराथन का आयोजन किया गया है। कश्मीर मैराथन किस तरह आप देख रहे हैं? एक डेवलपमेंटल इवेंट था फॉर द प्रमोशन ऑफ एडवेंचर टूरिज्म। नहीं, बड़ी अच्छी बात है। न सिर्फ बाहर के मुल्कों से लोग आए, बाकी हिंदुस्तान के कई कोनों से लोग आए, लेकिन यहाँ लोकल जो हमारे लोग हैं उनकी भी इसमें जो शिरकत थी बड़ी अच्छी बात थी। ये देखते हुए कि इससे पहले कभी ये हुआ नहीं है, लेकिन हज़ारों की तादाद में आए, उन्होंने हिस्सा लिया और थोड़ी सी अपनी सेहत बनाने की कोशिश की। हम भी यही चाहते हैं कि नौजवानों का रुख हम नशीली दवाइयों से और इन बाकी चीज़ों से हम हटा के खेल कूद की तरफ लाएं। और दौड़ने की एक बड़ी खासियत ये है कि इसके लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं है। जूते चाहिए और सड़क चाहिए। तो माहौल तो है ही है, उसको और बेहतर करने की कोशिश की जाएगी। देशों से लोग आए हुए हैं और विनर्स और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी, आई थिंक वर्ल्ड रिकॉर्ड ही है या फास्टेस्ट रन उनका हुआ है, पर्सनल रन, जो बहुत बड़ी बात है। ऐसा मतलब आज यहाँ पे यूथ आया, क्या मैसेज देना चाहेंगे खासकर कश्मीर से यूथ? यही कि स्पोर्ट्स इंश्योर्स unity, ensures unity in diversity. Sports ensures वो कंटिन्यू चलना बहुत जरूरी है। तो यहाँ आपको पीस लगा आज आप यहाँ पे आए? मैं जब भी आया हूँ मुझे हमेशा पीस लगा है, लेकिन आज जो ये रन हुआ है, इट्स ए हिस्टोरिक रन। 42 किलोमीटर्स भागना इन वादियों में, इन खूबसूरत जगहों में एंड फियरलेसली। आप देख रहे कितनी जोश थी लोगों में। ऑफिशियल्स में तो था ही, क्योंकि सब मिलकर चाहते थे कि ये इवेंट हो, लेकिन मैंने हर जगह देखा कि लोग भी बाहर आके एथलीट्स को पानी पिलाना या कुछ खिलाना वो कोशिश कर रहे थे। चलिए इसी खबर पर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सनम एजाज जी जुड़ चुके हैं। सनम जी, आपका रुख करेंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में देखा जा रहा है कि इसका एथलीट का आयोजन किया गया, मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, कैसे देखते हैं इसे आप? देखिए, देखने की बात करें तो सुबह सुबह श्रीनगर के पोलो व्यू से जो दौड़ शुरू होने वाली थी, जो मैराथन होने शुरू जा रहा था, इसमें सरकारी तौर पे 20,000 लोगों का आने का बताया गया था, जिसमें देशी विदेशी सब लोगों का बताया गया था टूरिज्म विभाग ने। लेकिन सुबह सुबह हाल ये था कि जो स्पॉट था जहां से इसको हरी झंडी दिखा के रवाना करना था, वहां पे किसी का पहुंचना, किसी आम नागरिक का, किसी शहरी का पहुंचना कमाल था। अगर कल ही से ही प्रशासन एक्टिवेट हो चुका था, ट्रैफिक पुलिस के साथ साथ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ पे लगाया गया था, लेकिन फिर भी जिस तरह से लोग उमड़ पड़े थे, इसको उमड़ पड़ना ही कह सकते हैं हम, जिस तरह से लोग निकले थे, उसके बाद एक ट्रैफिक का हू-हा मचा हुआ था। और फिर जो स्पॉट था वहां से जो मैराथन स्टार्ट होनी थी, जहाँ पे उमर अब्दुल्ला को हरी झंडी दिखा के रवाना करना था, वहां तक पहुंचना बड़ा कमाल था। और बड़ी मुश्किल से लोग आधे से ज्यादा भी नहीं पहुंच सके। और खासतौर पे जो श्रीनगर वासी हैं, श्रीनगर में जहां से रेस होनी थी, वो एथलीट दौड़ रहा था, चाहे आम नागरिक दौड़ रहा था, कुछ मजे लेते हुए दौड़ रहे थे, तो कुछ खुशी में दौड़ रहे थे। और ये एक संडे के दिन के पे आज की ये दूसरा बड़ा इवेंट इस महीने का है। इससे पहले श्रीनगर में जो क्रिकेट लीजेंड्स मैच हुआ था, उसमें इस संख्या में लोग निकल के आए हुए थे। और दूसरा बड़ा इवेंट है, या यूं कह सकते हैं इस दूसरे साल का दूसरा बड़ा इवेंट, जिसमें इस तरह से कश्मीर के लोग निकल के आए थे। और टूरिज्म विभाग ने कश्मीर को प्रमोट करने के लिए, टूरिज्म प्रमोशन के लिए जो एक कोशिश की है, इसके परिणाम जो हैं बहुत बेहतर निकल भी सकते हैं। पॉलिटिकली इसको किस रंगत से देखा जाए, लेकिन एक आम कश्मीरी के या एक आम नागरिक के होते हुए उसकी नजर सिर्फ टूरिज्म पे इस समय है। और जो टूरिज्म को अब तक दचके लगे आए हैं, मानना यही है कि इस दौड़ से या क्रिकेट इवेंट से कश्मीर के टूरिज्म को एक
नई जो दिशा है या यूं कहीं नया ऑक्सीजन मिल सकता है। बिल्कुल, चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद खबर पर जानकारी देने के लिए। जिस तरीके से आपने बताया वही अगर बात कर ली जाए तो 9 विदेशी अंतर्राष्ट्रीय एथलीटों सहित 2000 एथलीट शामिल हुए। वहीं अधिकारियों ने बताया है कि पहली बार कश्मीर में मेगा इंटरनेशनल मैराथन का आयोजन किया गया है। चलिए बढ़ते हैं चौथी बड़ी खबर की ओर। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर के विरोध में अनशन कर रहे डॉक्टरों से बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने अनशन खत्म करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि डॉक्टरों की अधिकतर मांगें पूरी कर दी गई हैं, हालांकि लेकिन स्वास्थ्य सचिव को हटाने की मांग को अस्वीकार किया गया है। वहीं पर ममता ने कहा कि हर किसी को विरोध का अधिकार है, लेकिन इससे व्यवस्था सेवाएं प्रभावित होनी नहीं चाहिए। किसी विभाग में हर किसी को एक साथ हटाना संभव नहीं है। हमने पहले ही DHS और DME को हटा दिया है, इसलिए राजनीति से ऊपर उठकर काम पर लौटें। ट्रेनी डॉक्टर के लिए न्याय और मेडिकल सुविधाओं में सुधार की मांग करते हुए जूनियर डॉक्टर पिछले 15 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। अब तक 6 डॉक्टरों को खराब स्वास्थ्य हो चुके हैं और इसके चलते अस्पताल में उन्हें भर्ती भी कराया गया है, जबकि 8 अन्य अनिश्चितकालीन अनशन पर हैं। डॉक्टरों की मांग है कि राज्य सरकार 21 अक्टूबर तक समस्या को सुलझाने के लिए ठोस कदम उठाएं। चलिए हमारे साथ इंदुकांत दीक्षित वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लगातार जो है डॉक्टर वो हड़ताल पर है और कुछ डॉक्टरों की हालत भी गंभीर बताई जा रही है, उनकी तबीयत खराब है, वहीं अनशन कर रहे हैं, क्या कुछ अपडेट है? जी नमस्कार नवजोत जी। देखिए बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी की सरकार ने इस मामले में डॉक्टरों से अपने आवाज पे बुला के जो वादे किए थे उनका पालन नहीं किया। अब आप ये देखिए कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के स्तर पर अगर कोई बातें तय की जाए और वो भी उनका अनुपालन न हो तो देश में जनता किस पर विश्वास करे। ऐसे में डॉक्टरों का नाराज होना या एक बार फिर आंदोलन पर जाने के लिए मजबूर होना बहुत स्वाभाविक है। ये तो बड़ी बात है नवजोत जी की कम से कम हमारे देश में जो चिकित्सा क्षेत्र के जो डॉक्टर्स हैं या जो पैरामेडिक स्टाफ्स हैं उनकी एकजुटता बहुत देखने लायक है। जो आंदोलन में अगर खड़े होते हैं, जो अपने देश की सेवा, समाज की सेवा, स्वास्थ्य सेवा लोगों को देने के बजाय उनको सड़कों पर करना आना पड़ रहा है, आंदोलन करना पड़ रहा है, अनशन करना पड़ रहा है, ये उनकी एकजुटता को मैं सलाम करता हूँ। अदरवाइज आपने देखा कि मुख्यमंत्री ने अपने यहाँ बुलाकर के जो आश्वासन दिए उन पे भी पूरी तरह से कार्रवाई नहीं की गई। उल्टे कोई न कोई बहाना कर करके आरजेकर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की जा रही, किसी न किसी रूप में, किसी पर रैगिंग के मामले में, किसी मामले में, जो मामले आज तक वहाँ की सरकार को नजर नहीं आते थे। तो ये बहुत दुखद है कि जिन चिकित्सकों का हाथ लोगों की सेवा के लिए, लोगों के स्वास्थ्य के लिए होना चाहिए, उन चिकित्सकों का ही स्वास्थ्य खराब है आज अपने अधिकार की मांग के साथ। जी बिल्कुल, चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है खबर पर जानकारी देने के लिए। तो जिस तरीके से देखा गया है कि स्वास्थ्य सचिवों को हटाने की मांग को अस्वीकार कर दिया गया है, वहीं ममता ने कहा है कि हर किसी को विरोध का अधिकार है, लेकिन इससे स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित नहीं होनी चाहिए। किसी विभाग में हर किसी को एक साथ नहीं हटाया जा सकता, ये संभव नहीं है। चलिए 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए इंडिया हेड के साथ। नमस्कार।